अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल प्रिंस ऑफ ड्रम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वहाँ शिफ्ट होकर मालूम करो कि राशेल को किसने अगवा किया है और मादा मिशमारा के मुतालिक भी ताज़ा तरीन इत्तलात हासिल करो। मुझे एक नया किलो मिला है। राशेल ने एक लड़की को कोई अंगूठी दी है जो उसने उसी नौजवान को दी है जिसके मोटरसाइकिल में हमने मेगाटू नस्ब किया था। मुझे इस अंगूठी के बारे में शक है। बहरहाल मैं इस नौजवान को चेक करती हूँ, फिर वहाँ से मैं नए हेडक्वार्टर में पहुँच जाऊँगी, ब्लैक गर्ल ने कहा और मौकल के सर हिलाने पर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती तेज़ी से कमरे से निकली और बाहर चली गई। इमरान जब राना हाउस पहुंचा तो जोसेफ राशेल को कुर्सी पर बांध चुका था और राशेल इससे बार बार मादाम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जोसेफ जाहिर है किसी मादाम को नहीं जानता था। बॉस, ये किसी मादाम के बारे में बार बार पूछ रहा है, जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तो अच्छा कर रहा है, और भला राशेल किसको पूछ सकता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मादाम के आदमी हो? राशेल ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तमाम आदमी मादाम से ही पैदा होते हैं राशेल साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर तुमने मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? तुम जानते नहीं कि मैं मादाम का सेकंड हूँ? राशेल इमरान के फिक्र को समझ ना सका था, इसलिए इसने शायद यही मतलब लिया कि वो मादाम का आदमी है, इसलिए इस बार इसका लहजा करख था। देखो राशेल, जो अंगूठी तुम्हें मादाम ने दी थी वो अंगूठी मादाम के हुक्म के मुताबिक मैंने तुमसे हासिल करनी है, और मादाम का ही हुक्म है कि जब तक राशेल वो अंगूठी हवाले ना करे उसे बांध कर रखा जाए, इमरान ने नरम लहजे में कहा। मगर मादाम खुद कहाँ है? और यहाँ तो मुझे तुम सिर्फ दो ही नजर आ रहे हो, राशेल ने अंगूठी की बात टालते हुए कहा। मादाम भी आ जाएंगी, तुम अंगूठी के मुतालिक बताओ, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। अंगूठी मेरे पास मौजूद नहीं है, और कहाँ है ये मैं मादाम को ही बताऊंगा, राशेल ने संजीदा लहजे में कहा। उसे शायद सूरत हाल पर शक पड़ गया था। ओके, फिर मादाम तुम्हारी लाश से ही अंगूठी हासिल करेगी। इसकी तलाशी लो जोसेफ। इमरान का लहजा यकदम सख्त हो गया और जोसेफ ने आगे बढ़कर राशेल की तलाशी लेनी शुरू कर दी, और चंद लम्हों बाद इसने नाकामी का ऐलान कर दिया। ओके मिस्टर राशेल, अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में बता दो कि अंगूठी कहाँ है जो मादाम ने तुम्हें दी थी, वरना 2 मिनट बाद तुम्हारी मौत पर मुझे कतन कोई अफसोस ना होगा, इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। तुम जो चाहे कर लो, मैं किसी अंगूठी के बारे में नहीं जानता, राशेल ने बड़े मजबूत लहजे में सर हिलाते हुए कहा। इसके तासुरात बता रहे थे कि वो तशद्दुद के मुकाबले में शिकस्त मानने वाला आदमी नहीं है। कोई बात नहीं, ना बताओ, मुझे भी इतनी ज़रूरत नहीं है पूछने की। बहरहाल तुम्हें चांस दे देता हूँ, अगर बता दोगे तो ज़िंदा रहोगे, वरना मर जाओगे। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, और फिर इसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोलकर इसमें से सारी गोलियां निकालकर जेब में डाल लीं। अब रिवॉल्वर का चैम्बर बिल्कुल खाली हो चुका था, और फिर इमरान ने जेब में हाथ डालकर एक गोली निकाल ली। देखो, मैंने तुम्हारे सामने चैम्बर खाली कर दिया है, और अब मैं इसमें एक गोली डाल रहा हूँ, इमरान ने कहा, और फिर चैम्बर के खाली खाने में गोली डालकर इसने चैम्बर बंद कर लिया। राशेल हैरत भरे अंदाज में ये सब कार्रवाई देख रहा था। इसकी समझ में ना आ रहा था कि आखिर ये शख्स क्या कर रहा है और इस हरकत से इसका मकसद क्या है। और फिर इमरान ने इसके सामने चैम्बर को घुमाना शुरू कर दिया। वो इसे मुसलसल घूरता रहा, और इसके बाद इसने हाथ रोक लिया। देखो राशेल, रिवॉल्वर के चैम्बर में एक गोली है और 5 खाने खाली हैं, और मैंने चैम्बर को घुमा दिया है। अब मुझे मालूम नहीं कि गोली किस खाने में है, वो किस पोजीशन में है। अब गौर से सुन लो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और ट्रिगर दबा दूंगा। हो सकता है कि पहली बार ही फायर हो जाए और तुम्हारी खोपड़ी के चीथड़े उड़ जाएं, या तुम्हें एक चांस मिल जाए। इसके बाद मैं फिर 3 तक गिनूंगा और दोबारा ट्रिगर दबा दूंगा। इस तरह तुम्हारे पास 5 चांस हो सकते हैं, या फिर एक भी नहीं हो सकता। बहरहाल छठी बार तुम्हें मरना पड़ेगा, ये बात तो तय है, और अगर तुम बता दो तो मैं हाथ रोक लूँगा, और ये मेरा वादा है कि ना सिर्फ तुम्हें ज़िंदा रखा जाएगा बल्कि आज़ाद भी कर दिया जाएगा, इमरान ने बड़े सर्द लहजे में तमाम तफसील बताते हुए कहा। और फिर इसने रिवॉल्वर की नाल
राशेल की कनपटी से लगा दी। मगर तुम कौन हो और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? राशेल ने कहा, इसके लहजे में हल्की सी घबराहट। एक, दो, इमरान ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर गिनना शुरू कर दिया। इमरान को भी एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे इसके दिमाग पर अंधेरा सा छाने लगा हो और इसकी हसास नाक ने हल्की सी बू महसूस की। इमरान ने अपने सर को झटका दिया और सांस रोक लिया, लेकिन दिमाग पर छाने वाले अचानक अंधेरे ने उसे भी लुढ़काकर गिरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सांस बर वक्त रोक लेने से वो बिल्कुल बेहोश होने से बच गया। राशेल की गर्दन भी ढलक गई थी और इमरान समझ गया कि किसी ने बेहोश कर देने वाली इंतहाई ज़ूद असर गैस राना हाउस में फैला दी है। दरअसल ये मादाम इश्मारा थी जिसने ये गैस फैला दी थी और फायर कर दी थी अंदर। और फिर चंद लम्हों बाद उसे किसी के कूदने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर कदमों की आवाज़ राहदारी में उभरी। आवाज़ से इमरान ने अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाला एक ही है, इसलिए इमरान खामोश पड़ा रहा। और फिर चंद लम्हों बाद उसे दरवाजे से मादाम इश्मारा के चेहरे की झलक दिखाई दी और इमरान ने आंखें बंद कर लीं। अलबत्ता वो किसी भी किस्म के एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार था। आंखों में मौजूद हल्की सी झुर्री से वो मादाम को अंदर आते देख रहा था। फिर मादाम ने बड़ी फुर्ती से कुर्सी के पाए में लगा हुआ बटन दबाकर राशेल को कुर्सी के आहनी गिरफ्त से आज़ाद किया और एक झटके से उसे उठाकर कांधे पर लाद कर वापस मुड़ गई। इमरान दिल ही दिल में मादाम की सख्त जानी की दाद देने लगा। इसने एक लंबे चौड़े नौजवान को आसानी से उठाकर कांधे पर लाद लिया था। मादाम के बाहर निकलते ही इमरान उछल कर खड़ा हो गया। गैस की बू अब ख़त्म हो चुकी थी और फिर मादाम ने भी गैस मास्क ना लगाया हुआ था, इसलिए इमरान ने सांस लेने में कोई हर्ज ना समझा और दबे पाँव बाहर आ गया। इसने मादाम को तेज़ी से फाटक की तरफ दौड़ते देखा और फिर मादाम इसके सामने फाटक की झेली खिड़की खोलकर राशेल समेत बाहर निकल गई। तो इमरान एक तवील सांस लेते हुए तेज़ी से टेलीफोन की तरफ बढ़ता चला गया। इसने मादाम के काम में जानबूझकर कोई मुदाखलत ना की थी, क्योंकि राशेल से जो कुछ पूछना था वो पहले ही पूछ चुका था और अब राशेल इसके लिए बेकार था। दूसरी बात यह कि अंगूठी भी राशेल के पास मौजूद ना थी और इमरान को मालूम था कि मादाम राशेल को अपने हेडक्वार्टर ले जाएगी और फिर वहां जाकर जब राशेल को होश आएगा तो वो मादाम को इस अंगूठी के मुतालिक बताएगा। इस दरमियानी वक्फे से इमरान ने खुद ही फ़ायदा उठाना था, इसलिए वो तेज़ी से टेलीफोन की तरफ बढ़ा ताकि जूलिया को कहकर इस लड़की से अंगूठी हासिल की जाए जिसके बारे में राशेल ने बताया था। लेकिन फिर इसने इरादा बदल दिया और वो खुद इस लड़की से अंगूठी हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसे ये तो इल्म हो गया था कि मादाम जिस मिशन पर यहाँ आई है इस मिशन की फ़िल्म इस अंगूठी में मौजूद है। इसलिए जाहिर है अब मसला सिर्फ अंगूठी का हसूल था और चूँकि अंगूठी गैर मामूली अहमियत हासिल कर गई थी इसलिए वो खुद उसे हासिल करना चाहता था। हो सकता था कि जूलिया कामयाब ना रहती और फिर जाहिर है मादाम भी सामने आ जाती, लेकिन इसके साथ साथ उसे ये ख्याल भी आ रहा था कि मादाम आखिर कैसे यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन फ़िलहाल उसने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। उसे पहले अंगूठी पर कब्जा जमाना था। चुनांचे वो तेज़ी से वापस मुड़ा, मगर उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी। इसने मुड़कर रिसीवर उठा लिया। राना तहवर अली संदूकी स्पीकिंग। इमरान ने जानबूझकर राना का नाम लिया ताकि अगर गैर मुतालिक आदमी की कॉल हो तो उसे टाला जा सके। इमरान साहब, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। बोलो भाई बोलो, तुम्हारा काम ही बोलना है। ये तो हम ही हैं जिन्हें बोलने ही कोई नहीं देता, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, मैं सर सुल्तान के पास गया था। इन्होंने एक पुराने केस की फ़ाइल तलब की थी। अब वापस आया हूँ तो टेलीफोन के टेप पर टाइगर का पैगाम मौजूद था। इसने पैगाम दिया है कि इमरान साहब इससे फ़ौरन रब्ता कायम करें। इसके पास कोई अहम अंगूठी है, चुनांचे मैंने आपको कॉल कर दिया, ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। टाइगर के पास अंगूठी? अच्छा ठीक है, मैं इससे बात कर लेता हूँ, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रेडिल रख दिया। वो हैरान था कि टाइगर किस अंगूठी की बात कर रहा है, क्योंकि जाहिर है मादाम इश्मारा की अंगूठी से तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। बहरहाल इसने टाइगर के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। हेलो, दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। कौन सी अंगूठी है तुम्हारे पास? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। बॉस, एक अजीब सा की अंगूठी मुझे मिली है।
مختصر بات یہ ہے کہ میری ایک دوست لڑکی ہے مارگریٹ جولین، اسے ایک غیر ملکی نے۔ وہ انگوٹھی اب بھی ہے تمہارے پاس؟ عمران نے مارگریٹ جولین کا نام سنتے ہی اس کی بات قطع کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ جی باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، فوراً اس انگوٹھی کو حفاظت سے لے کر میرے پاس رانا ہاؤس میں پہنچ جاؤ، بے حد حفاظت سے لے کر آنا، اور فوراً، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت انگیز اتفاق تھا کہ جس انگوٹھی کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے تھے وہ ایک غیر متعلقہ آدمی کے پاس پہنچ گئی ہے۔ عمران نے ساری کہانی کا اندازہ لگا لیا تھا کہ راشیل نے انگوٹھی پولیس کی اچانک چیکنگ سے بچنے کے لیے مارگریٹ جولین کے حوالے کر دی، لیکن وہ اسے واپس نہ لا سکا کیونکہ بلیک گرل نے اسے ٹریپ کر لیا۔ ادھر مارگریٹ جولین نے دوستی کے چکر میں انگوٹھی ٹائیگر کے حوالے کر دی، یا پھر ٹائیگر نے اس کی عجیب ساکھ بھانپ لی ہوگی، اس لیے اس نے وہ اس سے حاصل کر لی۔ اب انگوٹھی عمران کے پاس پہنچ جائے گی اور مادام اشمارا کا سارا مشن ٹائیں ٹائیں فش ہو کر رہ جائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا آسان کیس تو شاید ہی اس نے کبھی ڈیل کیا ہو۔ یہی سوچتا ہوا وہ جوزف والے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ اس دیو کو ہوش میں لا سکے۔ ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی مادام نے سب سے پہلا کام راشیل کو ہوش میں لانے کا کیا، اور چند لمحوں کی کوششوں کے بعد راشیل نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی جب اس کی نظریں مادام اشمارا پر پڑیں وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے مادام، آپ کی شکل تو نظر آئی، راشیل نے اطمینان کی ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ W3 ٹائپ انگوٹھی کہاں ہے جو میں نے تمہیں پلازا میں دی تھی؟ تمہاری جیبوں میں سے تو نہیں نکلی، مادام نے سرد لہجے میں کہا۔ مادام، آپ سے انگوٹھی لینے کے بعد میں پولیس چیکنگ میں پھنس گیا، وہاں سے انگوٹھی بچانے کے لیے میں نے اسے ایک مقامی لڑکی کے حوالے کر دیا، لیکن بعد میں مجھے بلیک گرل نے ٹریپ کر لیا۔ بلیک گرل سے مجھے ایک نوجوان اور ایک حبشی لے اڑا، اور اب آپ کے سامنے ہوش آیا ہے، راشیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اس کا اتا پتہ بتاؤ۔ اس کا نام مارگریٹ جولین ہے، وہ رابرٹ سینٹر میں PA2 ڈائریکٹر ہے، رہائشی پتہ 10 ولنگٹن روڈ ہے، راشیل نے جواب دیا۔ 10 ولنگٹن روڈ؟ اوہ، چلو اٹھو میرے ساتھ، تم نے غضب کر دیا، اس انگوٹھی میں مشن کی مائکرو فلم تھی، مادام نے غصیلے لہجے میں کہا، اور راشیل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ انگوٹھی اتنی اہم بھی ہو سکتی ہے، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس لڑکی نے اپنا پتہ غلط نہ بتا دیا ہو۔ بہرحال وہ تیزی سے اٹھا اور پھر مادام کے پیچھے چلتا ہوا باہر پورچ میں کھڑی کار کے پاس پہنچ گیا۔ مادام اس سے قبل ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی، وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مادام، آپ مجھے ذرا بھی اشارہ کر دیتی تو میں اس کی حفاظت کا کوئی اور بندوبست کرتا، راشیل نے مادام سے مخاطب ہو کر معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو راشیل، تم میرے پرانے ساتھی ہو، اس لیے میں تمہاری یہ کوتاہی برداشت کر گئی ہوں، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ایسی حرکت کرتا تو میں اسے گولی مار دیتی، مادام نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور راشیل سہم کر خاموش ہو گیا۔ مادام انتہائی تیز رفتاری سے کار چلاتی ہوئی ولنگٹن روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ولنگٹن روڈ کے بارے میں وہ پہلے سے جانتی تھی کیونکہ وہاں ایک ہوٹل میں وہ سب سے پہلے آ کر ٹھہری تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ولنگٹن روڈ پر پہنچ گئی، اور تھوڑی دیر بعد اس نے 10 نمبر بلڈنگ کے سامنے کار روک دی، اور پھر وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ بلڈنگ 4 منزلہ تھی، اور اس کے آؤٹ گیٹ پر ہی لیٹر باکسوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں جن پر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے مارگریٹ جولین کا نام ڈھونڈ لیا۔ اس کا فلیٹ دوسری منزل پر 40 نمبر تھا، چنانچہ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ 40 نمبر کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ مادام نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا جی تو چاہتا تھا کہ ایک ہی جھٹکے سے دروازہ توڑ ڈالے، لیکن وہ ساتھ والے فلیٹوں کے مکینوں کو جگانا نہ چاہتی تھی۔ پہلی دستک کا جواب دینے پر کوئی نہ آیا تو مادام نے ذرا زور سے دستک دی، اور دوسرے لمحے کمرے میں بتی جل گئی۔ کون ہے؟ چند لمحے بعد نیند سے بھری ہوئی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور راشیل نے آواز سن کر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ آواز اسی لڑکی کی تھی جس کو اس نے انگوٹھی دی تھی۔ دروازہ کھولو مارگریٹ، ہم دوست ہیں، مادام نے بڑے شیریں لہجے میں کہا، اور شاید یہ نسوانی آواز کا اثر تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا، اور پھر دروازے پر مارگریٹ کی شکل نظر آئی۔ دروازہ کھلتے ہی مادام اسے دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی، راشیل بھی اس کے پیچھے تھا۔ اوہ تم، لیکن تم نے تو شام کو آنے کے لیے کہا تھا، مارگریٹ نے راشیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔
मैं शाम को नहीं आ सका, अब आ गया हूँ। वो अंगूठी दो और अपना इनाम लो। राशेल ने कहा। अंगूठी? वो तो मैंने एक दोस्त को दे दी। मैंने समझा कि शायद तुमने मेरे साथ शरारत की है। मार्गरेट ने उलझे हुए लहजे में कहा। किस दोस्त को दी है? मादाम ने सख्त लहजे में पूछा। मगर तुम कौन हो मुझसे पूछने वाली? मार्गरेट ने शायद मादाम के सख्त लहजे का बुरा माना था, मगर दूसरे ही लम्हे इसके हलक से चीख निकल गई। मादाम का एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा और वो उछलकर बिस्तर पर जा गिरी। बिस्तर पर गिरते ही वो तेजी से उठी, मगर दूसरे लम्हे वो सहम गई। मादाम के हाथ में लंबी नाल वाला खौफनाक रिवॉल्वर नजर आ रहा था। जल्दी बताओ, किस दोस्त को तुमने अंगूठी दी और वो कहाँ रहता है? मादाम ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वो होटल शबाना आसिफ रोड में रहता है। इसका नाम टाइगर है। मार्गरेट ने चेहरे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। होटल में रहता है? क्या वो कहीं बाहर से आया है? नहीं, मकामी है, लेकिन रहता होटल में है। इसने तो मुझे नहीं बताया था, लेकिन मैंने टैक्सी में ताक़ुब करके इसका पता मालूम कर लिया था। मैं दरअसल इसकी माली हैसियत का अंदाज़ा लगाना चाहती थी। हम आज पहली बार झील पर मिले थे, फिर इसने मुझे चौक पर छोड़ दिया। मैंने टैक्सी में इसके मोटरसाइकिल का ताक़ुब किया और इस तरह मुझे पता चल गया कि वो होटल शबाना में रहता है। फिर मैंने वहाँ की एक वेटरेस से पूछताछ की तो पता चला कि वो मुस्तकिल तौर पर वहीं रिहाइश पजीर है। इसका कमरा नंबर 120 दूसरी मंजिल पर है। मार्गरेट ने तफसील बताते हुए कहा। मगर तुमने इसे अंगूठी क्यों दी थी? मादाम ने पूछा, और जवाब में मार्गरेट ने झील पर होने वाली तमाम गुफ्तगू उसे सुना दी। ठीक है, अगर अंगूठी इससे ना मिली या तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी, मादाम ने इंतहाई सख्त लहजे में धमकी देते हुए कहा। और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। राशिल जो खामोश खड़ा था, उसने मादाम की पैरवी की और चंद लम्हों बाद मादाम की कार होटल शबाना की तरफ उड़ी चली जा रही थी।